नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपद एवं गुणनखंड। तो बहुपद और जो गुणनखंड होते हैं उनको आज हम बारीकी से समझेंगे, उनकी एक एक स्टेप को समझेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुपद से। बहुपद इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद को समझने से पहले हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बहुपद को समझने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, ठीक है, अगर कोई ऐसी राशि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, यानी कि जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, जैसे कि x, y, z या इंग्लिश का अल्फाबेट E, B डॉट 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 कोई भी ले सकते हैं। कभी कभी हिंदी में का, खा और ग हिंदी के लेटर भी लिए जाते हैं। जिनकी राशि फिक्स नहीं है, जिसकी राशि फिक्स नहीं, यानी कि जिसकी क्या सिंपल सा ये कहें कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं, जिनके मान फिक्स नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं है, उनको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। और इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। इनको बोलते हैं वेरिएबल। तो सबसे पहले तो इनको इन संख्याओं को समझते हैं, यानी कि जो x, y, z, a, b, c, का, खा, गा, ये चार कहलाते हैं। इनका जो मान होता है, ये इनका कोई अपना खुद की वैल्यू नहीं होती है। ये डिपेंड करते हैं उस कंडीशन पे नहीं, उस सिचुएशन जो दी जाती है उस पे डिपेंड करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी, यानी कि x को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी इस 4 के अकॉर्डिंग ही आएगी। इस 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? आप दूसरी तरफ लेके जाओगे, राइट हैंड साइड में आपको मूव कराओगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आती है 4। सेम क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाता है x इक्वल टू, ये माइनस का नंबर है, राइट साइड मूव कराएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 इंटू 0। अब देखो दोनों ही कंडीशन में x जो है दोनों जगह है, लेकिन कंडीशन चेंज हो रही थी। यहाँ पे सिचुएशन कह रहे थे कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे सिचुएशन कह रहे हैं कि x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन में x की वैल्यू में डिफरेंट नजर आई, यानी कि जो यहाँ पे -4 आया और यहाँ पे 4 आया। तो एक चीज आपको समझ में आई है कि जितने भी x, y, z, a, b, c, d या का, खा, गा आपके इक्वेशन समीकरण में दिए जाते हैं या बीजगणितीय व्यंजक जो होता है उसमें दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी उस कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उस पे डिपेंड करते हैं, या फिर ये कहें कि उस वहां पे जो कंडीशन या सिचुएशन जो लागू की गई है उस पे डिपेंड होती है। तो ये होते हैं आपके चर, ठीक है, मैंने चर को समझा यहाँ पे। इसके बाद हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा देखो 4, 8, -6, 3, इन सबको ये आपके कहलाते हैं अचर। क्या कहलाते हैं? अचर। इनको बोलते हैं कांस्टेंट। ये आपके अचर होते हैं, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। इनकी वैल्यू, जैसे कि इससे पहले पढ़ा था, x की वैल्यू चेंज हो रही थी, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी इनके मान जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन लागू हो जाए, भाई इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये एक तरह से स्टेबल होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। चाहे किसी के साथ इनको लड़ा दो, किसी के साथ भी लड़ा दो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये आपके कहलाते हैं कांस्टेंट। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जहां पे बहुपद पे पहुंच रहे हैं। देखो बहुपद की अगर परिभाषा अभी हम देखें तो बहुपद की ये परिभाषा होती है एक या एक से अधिक चर राशियों, एक या एक से अधिक चर राशियों से बने बीजीय व्यंजक, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक, या फिर कहेंगे कि सिर्फ व्यंजक जिनकी घात धनात्मक पूर्णांक हो, जिनकी घात धनात्मक पूर्णांक हो।
तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, देखो इसको, एक या अधिक चर राशियों से मिलकर बने व्यंजक जिसकी घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। अभी देखो इसी को पूरे को आपको यहाँ पे जब लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + 4, ये लिख दिया 2x + 4। यहाँ पे ये चर राशि है आपकी, ठीक। इस पे पावर आप कितनी मान सकते हो, 1 मान सकते हो। तो एक या अधिक चर राशियों से मिलकर बने, ठीक है, एक या अधिक चर राशियों से मिलकर, अगर अच्छा इसको भी लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x⁻0 2x⁻1 + 4x पे पावर 0। यहाँ भी चर का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हम ये पढ़ चुके हैं कि x⁻0 जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है आपका 1। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है उस पर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये आपका बहुपद हो गया। अब देखो यहाँ पे x क्या है, चर है आपका, चर की घात कितनी है, अगर हम घात की बात करें तो घात इसकी है 1 यानी कि 1, और एक कैसा है, धनात्मक है। एक धनात्मक है आपका, ये आपका धनात्मक होता है। तो ऐसे कोई, ठीक है, व्यंजक, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिनकी घात, ठीक है, धनात्मक हो, धनात्मक और साथ ही साथ पूर्णांक भी हो, पूर्णांक, धनात्मक और पूर्णांक दोनों चीजें होनी चाहिए। घात जो है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है, यानी कि इसको अगर हम लिखते हैं ऐसे x⁻2 + 4x-3, क्या ये बहुपद है, तो बहुपद नहीं है ये। क्यों नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी है, नेगेटिव है, यानी x पे पावर -2 है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो घात है आपकी, घात -2, ठीक है, ये कैसी है, नेगेटिव है आपकी, नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि आपके रेशनल नंबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन भिन्न के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं, पद, एक पद। और ये क्या है, ये भी आपका एक पद है, इन 2 पद। क्लियर हुए, ये होते हैं आपके पद, यानी 2, जब कभी, ठीक है, एक या एक से अधिक, ठीक है, पदों को मिलाते हैं, और पद जो है किससे जोड़े जाएंगे, या तो प्लस से या माइनस से, ना तो वो डिवाइड से जोड़े जाते हैं, ना ही वो मल्टीप्लाई से जोड़े जाते हैं, प्लस या माइनस के साथ में जोड़े जाते हैं। जब प्लस या माइनस के साथ में जोड़े जाएंगे, ठीक है, तो ये जो बीजगणितीय व्यंजक बना, यानी कि इसकी हमने बात जो की थी, ये जो बीजगणितीय व्यंजक बना था, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बहुपद कहलाएगा। क्लियर हुआ, ये क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो बहुपद को आप अच्छे से समझ गए होंगे, सिंपल सा, एक या एक से अधिक चरों से मिलकर बने बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो देखो वही कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² - 1
साथ ही साथ में लिख सकते हो 2x² प्लस 5x प्लस 6। ये सभी क्या होंगे, ये सभी आपके ठीक है पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब पॉलिनोमियल जो कहलाएंगे ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और समझ लेते हैं। एक चीज ये समझते हैं कि घात के अनुसार, यानी कि जो चर राशि होती है, चर राशि की जो चर राशि पे जो घात होती है उसके अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार क्या हुआ, बहुपद। तो घात के अनुसार बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो घात के अनुसार बहुपद को मुख्यतः 3 तरह से बांटा गया है। वो नंबर 1 होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि जो चर राशि होगी उस पर घात कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि ऐसे x प्लस 4, ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रेखीय बहुपद। आगे आप लिख सकते हो 2x प्लस 4, ये भी रैखिक बहुपद हो गया। x² प्लस 5, क्या ये रैखिक बहुपद है? तो ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात 2 चढ़ी हुई है, और वेरिएबल की घात होने कितनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए, तभी आपका ये रैखिक बहुपद होगा। क्लियर हुआ? तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नंबर 2 रहता है आपका, ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, ये आपका रहता है द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अभी इक्वेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुपद की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे बहुपद जिनमें बहुपद की, ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, 2। अधिकतम घात यानी कि जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं x² प्लस 5x प्लस 6। वेरिएबल क्या है आपका, x, और x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात आपकी 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2। अधिकतम घात जो है वो कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, जब अधिकतम घात आपकी 2 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। x² माइनस 4, ये भी क्या आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, चर राशि की 2 है। यानी अधिकतम घात अगर 2 है, यानी कि अधिकतम घात जब 2 होगी तभी वो आपका द्विघात कहलाएगा। अधिकतम घात जब 1 होगी तब वो लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, 2 तरह से घात होती है, जो चर उसमें दिया होता है उसकी सबसे अधिक पावर किस वेरिएबल में, यानी कि सबसे अधिक जो घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। आगे हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है, त्रिघात, त्रिघात, ठीक है।
ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, जैसे कि x³ + 5x² - x + 6। अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे, अधिकतम घात 3 है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ x³ - 1, तो ये आपका भी त्रिघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अधिकतम घात कितनी है, 3, यानी कि जो चर राशि है उस पर अधिकतम घात जो है 3 है, तो वो हमारा त्रिघात पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो त्रिघात बहुपद होंगे, ठीक है, बहुत सारे आपके हो सकते हैं। चलो, ये हमने बात कर ली यहाँ पे बहुपद। तो बहुपद को घात के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा। अब हम बात करते हैं कि बहुपद को उनके पदों के अनुसार। तो बहुपद को उनके पद मतलब होता है कि टर्म, जैसे कि इसमें बात करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, और ये हो गया फोर्थ टर्म। देखो, चूंकि ये आपका क्या है, बहुपद है, और इसमें प्लस या माइनस के साथ कुछ बीजगणितीय संख्याएं जोड़ी गई हैं, चर या अचर जोड़े गए हैं, तो जब प्लस या माइनस यूज करेंगे तो ये एक से ज्यादा पदों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पहला टर्म ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। यहाँ पे केवल 2 टर्म है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, तो ये 2 पद ये हो गए आपके। क्लियर हुआ? तो जब ये 2 पद हो गए, ठीक है, तो पदों के अनुसार भी इनको बांटा गया है। तो पदों के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो पदों के अनुसार, पद के अनुसार, पद का मतलब होता है कि टर्म, क्या होता है, टर्म के आधार पे, टर्म के आधार। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बहुपद लिखा x² + 4x + 5, इस तरह से लिखा मैंने। तो इस बहुपद में देखो यहाँ पे, ठीक है, कितने टर्म है, 3। पहला फर्स्ट ये होता है आपका, सेकेंड ये होता है, और थर्ड आपका ये होता है। ये थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। तो कितने टर्म हुए, 3 पद हुए, यानी 3 पद हो गए। ठीक है, तो इन पदों के आधार पे हम किसी भी बहुपद को 3 भागों में बांट लेते हैं। वो कैसे होते हैं, नंबर होता है एक पदी, एक पदीय बहुपद, इसको एक साथ में लिखते हैं, एक पदी बहुपद। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक पदी। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2x 3x², 4x³। अब यहाँ पे एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो है वो देखने की ये वाली है कि यहाँ पे देखो टर्म कितना है, 1, केवल 1, लेकिन पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो जब हम पद के अनुसार, यानी कि जो पद है उसके अनुसार जब विभाजित करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे जो x होता है उसकी घात को नहीं देखना होता है। ठीक है, घात कोई भी हो, हमें उससे कोई भी रिलेशन नहीं होता, हमारा कोई भी मतलब नहीं होता है। सिर्फ ये देखते हैं कि नंबर ऑफ पद कितने हैं उसमें, ठीक है, या कितने पदों से बना है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये होते हैं आपके एक पदी। क्लियर हुआ? ये आपके एक पदी होते हैं। अब हम बात करते हैं द्विपदी। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद होते हैं जिसमें नंबर ऑफ पद जो होते हैं, यानी कि जो पदों की संख्या होती है वो 2 होती है। जैसे कि x² - 1, ये x + 4, 6x² - 3x, एक्सेट्रा। ये सभी आपके होते हैं द्विपदी, जिसमें 2 पद हैं। इसके बाद हम लेते हैं त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद, तो इसमें क्या होते हैं, बस वही कंडीशन फॉलो हो रही है कि यहाँ पे 1 पद, 2 पद और 3 पद के अनुसार इसको बांट देते हैं। जैसे कि x² + 4x + 5
या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x³ प्लस 5x प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 1, इस तरह से। ये सभी आपके त्रिपदी होते हैं, यानी कि इसमें 3 पद हमने यहाँ पे लिए हैं, तो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। तो हमने बहुपद को समझा, एक तो उनकी घात के अनुसार, दूसरा हमने समझा उनके पदों के अनुसार। तो 2 तरीके से हमने बहुपदों को समझा, और दोनों तरीके से ही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेके इसको समझ लिया है। अभी हम और आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो बहुपद होते हैं, यानी कि बहुपद हमारा ये अभी कंप्लीट होता है, तो अभी हम बात करते हैं गुणनखंड की। हम बात करते हैं गुणनखंड, यानी कि फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर की बात करते हैं। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब होता है किसी दिए गए व्यंजक को सरल भागों में विभाजित करना, या सरल व्यंजकों में विभाजित करना। किसी दिए गए व्यंजक को सरलतम व्यंजकों में विभाजित करना गुणनखंड कहलाता है। तो हम यहाँ पे परिभाषा तो नहीं लिख रहे हैं, आप समझ सकते हो उसको। तो अगर हम बात करते हैं कि 2x का गुणनखंड, ठीक है, तो 2x का जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड जो होगा 2x का, ठीक है, हम क्या पढ़े हैं कि 2x का गुण, यानी किसी संख्या का गुणनखंड मतलब उसको सरलतम व्यंजकों में, यानी कि सरलतम जो व्यंजक होंगे उसमें विभाजित करना। तो 2x आपको लिखा है, तो इसके जब गुणनखंड करोगे तो 2 into x, इस तरह से 2 into x लिखोगे। आप क्या लिखोगे? 2 into x। ये 2x के गुणनखंड हो गए। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया 4, इसके गुणनखंड करोगे तो करोगे 1 into 2 into 2, यानी कि सरलतम रूप में विभाजित कर देना गुणनखंड कहलाता है। x³ का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? x into x into x, इस तरह से। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, कोई भी बीजगणितीय व्यंजक हो, उसको सरलतम व्यंजकों में विभाजित करना हमारा गुणनखंड कहलाता है। क्लियर हुआ? तो कोई भी आपका जो बहुपद दिया हो, आप उसको सरलतम व्यंजकों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होगी वो आपके गुणनखंड के अंदर, यानी फैक्टर के अंतर्गत आएगी। उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी किसी का गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन। तो ये होती है गुणन की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद के गुणनखंड, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड जो होते हैं, ठीक है, वो सामान्यतः हम 3 प्रकार से कर लेते हैं। 3 प्रकार से करते हैं। एक तो होता है मध्य पद, नंबर 1 डाल के हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। मध्य पद को विभाजित करके, मध्य पद को विभाजित करके। तो मध्य पद को विभाजित करके कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोई द्विघात बहुपद है उसको लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेता हूं, ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 6, मैंने यहाँ पे ये ले लिया। तो इसमें मध्य पद कौन है? ये है आपका मध्य पद। इस मध्य पद को हमें 2 भागों में बांटना होता है। कुछ इस प्रकार बांटना होता है मध्य पद को, इस वाले मध्य पद को, कि अगर हम इसको, यानी कि जब 2 भागों में बांटोगे तो उनको अगर जोड़ा या घटाया जाए तो आपकी यही वैल्यू आनी चाहिए, जो मध्य पद की वैल्यू है वही होनी चाहिए। और अगर उन मध्य पद के जिसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, अगर उनका गुणनखंड किया जाए, उनका आपस में गुणा कराया जाए, तो हमें वैल्यू जो है, ठीक है, जो वैल्यू मिलती है, ठीक है, वो पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए।
तो ऐसे दो भागों में बांटना है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये है आपका मध्य पद, जिसे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। इस मध्य पद 5x को ऐसे दो भागों में बांटोगे आप 5x को, कि उनको जोड़ा या घटाया जाए तो 5x है, यानी कि हम उसको बांट देते हैं 2x और 3x में। अच्छा, 2x और 3x को जोड़ लो, कितना होगा 5x, यही मिल गया हमें। लेकिन एक कंडीशन और होनी चाहिए कि ये जो आपने दो भागों में विभाजित किया है 5x को, अगर इनका गुणा कराया जाए, 2x का गुणा 3x में कराया जाए, तो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? वैल्यू जो मान जो आना चाहिए वो ये 6x और ये जो x लिखा है इसके बराबर आनी चाहिए। यानी पहला पद और अंतिम पद जो होता है उसके बराबर आनी चाहिए। तो देखो, पहला पद कितना है x², अंतिम पद कितना है 6, इसका गुणनफल यानी कि इसके गुणनफल के बराबर आनी चाहिए। तो इनका गुणनफल करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x², और ये भी हो गया आपका 6x² इक्वल टू 6x²। क्लियर हुआ? तो ये आपकी दोनों वैल्यूज हैं, दोनों तरफ बराबर होगी। तो इसको हम कैसे बांटेंगे? 2x और 3x में बांट देंगे। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब इसको देखो ब्रेक कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इन दो से कुछ कॉमन मिल रहा है, मैं x कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, और एक ब्रैकेट में जो अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर जो समान नंबर होता है उसको रखते हैं हम, ठीक है। तो x प्लस 2, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होते हैं, यानी कि जो कॉमन पार्ट्स हमने लिए होते हैं उनको रखते हैं। तो ये होगा x प्लस 3, x। तो ये होता है आपका, ठीक है, मध्य पद को विभाजित करके द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना। यानी मध्य पद को दो भागों में से ब्रेक कर दिया, जिससे क्या होगा कि हमें इस बहुपद के दो भाग मिल जाएंगे। अगर इनका फिर से हम पुनः गुणा कराते हैं तो हमें क्या होगा, फिर से यही बहुपद प्राप्त हो जाएगा जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अभी हम आगे बात करते हैं, ठीक है। और इसका जो सेकेंड मेथड रहता है गुणनखंड का, इसका जो सेकेंड मेथड रहता है वो आपका रहता है गुणनफल प्रमेय द्वारा। गुणनफल प्रमेय द्वारा क्या होता है कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसके रूट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास एक द्विघात जो बहुपद है वो ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c, और मैंने मान लिया कि इसके जो गुणनखंड है, यानी गुणनखंड का मतलब है कि इसका एक गुणनखंड, ठीक है, माना, ठीक है, एक गुणनखंड ठीक है, अल्फा है और दूसरा बीटा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझने वाली है कि जिस बहुपद की चर राशि की जितनी पावर होगी उतने ही उसके, ठीक है, मूल होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा यहाँ पे मूल हो गए आपके, ठीक है। गुणनखंड मत लिखो, यहाँ पे मूल लिख लो या शून्य लिख लोगे आप, ठीक है, मूल होते हैं शून्य होते हैं। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इक्वेशंस होता है वो लगभग आपका इस तरह से वर्क करता है कि किसी द्विघात बहुपद के जो मूल है उनका योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे, ठीक है, x² का गुणांक, x² का ये होता है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की बात हम यहाँ पे करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, इस इक्वेशन को पहले तो कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो आपका इक्वेशन होता है, ठीक है, उससे इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो x का जो कॉफिशिएंट है वो a है, x² का कॉफिशिएंट a है,
x का कोफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी अचर पद है वो आपकी c है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, x का गुणांक यानी कि b ये वैल्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a। तो ये आपका होता है, ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। गुणनखंड यानी कि जो मूल होंगे उनका गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अचर पद बटे, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका होता है, ठीक है। तो अचर पद क्या है आपका, ठीक है, वो आप देख लेते हैं। तो अचर पद यहाँ पे आपको मिलेगा c, तो c और एक्स स्क्वायर का गुणांक वही आपका a रहेगा, तो c अपॉन a ये होता है आपका, ठीक है। और जो मूल होते हैं यानी कि जो समीकरण के जीरोज होते हैं उनका गुणनफल ये आपका होता है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे कर पाते हैं। अभी हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद की बात करता है। तो त्रिघात बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। तो उसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका ये भी क्या होगा, एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ये सब बस हमें यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है सबसे वो ये है कि ये जो बहुपद है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अधिकतम 3 घात वाले जो बहुपद होंगे, ठीक है, वो हमारे त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। क्लियर हुआ, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अप्रोच लगाई जाती है कि x की वैल्यू आप अपने आप से रखते हैं और उस अगर वैल्यू से ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये वाला x की वैल्यू कोई रखने, जिसे हम शेषफल प्रमेय भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसके फैक्टर आपको करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यू माइनस 1, ठीक है, में x बराबर एक अपनी तरफ से कोई वैल्यू आप एक एक्सपेक्ट वैल्यू करेंगे उसको यहाँ पे रखेंगे। तो x इक्वल टू मैंने 1 रख दिया इसमें। अगर x इक्वल टू 1 रखने पर ये बहुपद बराबर किसके हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरह से, ठीक है, नहीं, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर जब 1 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या ये 0 हो रहा है, तो रखोगे 1 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यू माइनस 1 का एक गुणनखंड, ठीक है, x बराबर 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यानी एक गुणनखंड क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया आपको। अब 2 गुणनखंड और चाहिए क्योंकि ये त्रिघात है, ठीक है, तो इसमें कितने अधिकतम गुणनखंड होंगे, 3 होंगे। तो हमें कितने चाहिए, 2 और चाहिए। तो 2 को निकालने के लिए आपके पास दूसरी अप्रोच होती है कि जो ये जो आपका त्रिघात होता है इसको डिवाइड किससे करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ये जो गुणनखंड होता है इससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x माइनस 1 से, x माइनस 1 से हम डिवाइड करते हैं और जो इसका भागफल आता है उसके गुणन, चूंकि भागफल आएगा वो द्विघात बहुपद होगा और जो द्विघात बहुपद होगा उसके गुणनखंड कर लेते हैं और इस तरह से हमें तीनों, ठीक है, तीनों जो इसके मूल होते हैं यानी जीरोस होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तुमने यहाँ पे इतनी बात की आपसे, ठीक है, पहले तुमने बहुपद के बारे में समझा, फिर गुणनखंड के बारे में समझा और फिर द्विघात बहुपद और
त्रिघात बहुपद की गुणन किस तरह गुणनखंड कैसे करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के बाद अब जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो इसमें जरूरी हो जाता है कि कुछ जो बीजगणितीय सूत्र होते हैं उनको पढ़ने के लिए, तो कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में पढ़ने वाले उनको। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होते हैं वो आपके ये होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगला होता है आपका, अभी देखो स्क्वायर में पढ़ रहे यहाँ पे, एक होता है वर्गांतर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है एक बार a प्लस बी और इन अनदर ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर हुआ आपका। इसके बाद आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है। तो तीसरा फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो इनकी वैल्यू भी आपको रखनी पड़ती है। अगला क्यूब की बात करते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इन ब्रैकेट। क्लियर हुआ। चौथा आपका है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये आपका होता है a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। क्लियर हुआ ये। तो ये कुछ बेसिक थे। ठीक है, अभी अगर आप और भी जो है यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो इन फॉर्मूले को कंठस्थ से यानी कि याद होने चाहिए आपको। बहुपद के बारे में पढ़ा था, गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, एक बार पढ़ने के बाद में रिवाइज कर लोगे, फिर आप एक्सरसाइज को करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाओगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे पोस्ट करिए और आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, ठीक, अगर वो मैथ को पढ़ना चाह रहे हैं तो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।